आज जिस क्राइम केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्राइम केस पूरी दुनिया में अभी चर्चे में है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इस केस को पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। 9 अगस्त 2024 कोलकाता का ही एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सुबह के लगभग 7:30 बजे इस कॉलेज या इस हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल होता है उसके 4th फ्लोर पर जाता है। जैसे ही वो 4th फ्लोर में जो हॉल बना होता है सेमिनार हॉल, उस हॉल में एंटर करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर चीखने और चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ वहाँ के स्टाफ और जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं सुनते हैं तो दौड़ते ही उस हॉल की तरफ पहुँच जाते हैं। हॉल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लड़की के पूरे बदन से खून बह रहा था, आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था और लड़की अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। मतलब ऊपर की ड्रेस तो थी पर नीचे की जो उसकी ड्रेस थी वो ड्रेस नहीं थी। ऐसा हालत देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा मच जाता है। जिस लड़की के साथ ये केस हुआ था वो लड़की उसी हॉस्पिटल में काम करती है। जैसे ही इस हालत में उस लड़की को स्टाफ मेंबर देखते हैं तो वो तुरंत उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। पर ट्रीटमेंट के कुछ घंटों बाद ही उस लड़की की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के होने के कुछ देर बाद ही लगभग 10:50 पर जो लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ था या क्राइम हुआ था उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। कॉल करते हैं हॉस्पिटल के ही एक डॉक्टर और पेरेंट्स को कॉल करने के बाद बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही ये बात पेरेंट्स सुनते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पेरेंट्स कुछ भी बोल पाते इससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। जो लड़की के फादर होते हैं वो बार बार उसी नंबर से जिस नंबर से कॉल आया था उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कोई भी व्यक्ति कॉल अटेंड नहीं करता है। कोई भी पेरेंट्स ये बात कैसे मान ले कि जिस लड़की से उनकी कल रात को ही अच्छे से बात हुई थी और आज अचानक से उसकी आत्महत्या की खबर आए तो ये दिल दहलाने वाली खबर होगी। दरअसल बात ये है कि जब उस लड़की के साथ ये घटना हुई उससे एक रात पहले ही लड़की की माँ से बात हुई थी। लड़की की माँ लड़की को कॉल करती है जिसके साथ ये केस हुआ था और पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया और तुम कैसी हो। लड़की बोलती है माँ मैं एकदम ठीक हूँ पर मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे राउंड पर जाने का टाइम हो रहा है। और इतना बोलकर वो लड़की कॉल कट कर देती है। कुछ लोग इस केस को कुछ दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के बहुत से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जो इस केस को रुख बदलने की कोशिश करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर उस लड़की ने आत्महत्या की थी तो वो अर्धनग्न हालत में क्यों मिली, क्यों उसकी आंखों से खून बह रहा था और बॉडी के कुछ पार्ट पर चोट के निशान थे और उसकी गर्दन की जो हड्डी है वो क्यों टूटी हुई थी। तो इस केस के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक दिन पहले आखिर क्या हुआ था। तो बात है 8 अगस्त 2024 की कोलकाता का जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ की जूनियर डॉक्टर निर्भया, ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, हम उनको निर्भया कहकर इस केस के बारे में बात करेंगे। अपनी नाइट ड्यूटी कर रही थी तो रात के लगभग 9 बजे वो हॉस्पिटल में एंटर करती हैं और अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देती हैं। वो अपनी ड्यूटी आराम से कर रही थी और सभी जो भी पेशेंट हैं उनको चेक करने लगती हैं। एंड रात के लगभग 11 बजे उनकी माँ का उन्हें कॉल आता है। हर पेरेंट्स की तरह माँ उनका हालचाल पूछती हैं। लड़की बताती है माँ मैं एकदम ठीक हूँ और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। उतना कहकर वो लड़की कॉल कट कर देती है। निर्भया अपने राउंड पर निकल जाती है और पेशेंट को चेक करने लगती है। हॉस्पिटल में पेशेंट कम होने की वजह से उनकी ड्यूटी जल्दी ही खत्म हो जाती है। रात के लगभग 2 बजे सारे पेशेंट को चेक करने के बाद वो अपने ही कॉलेज या हॉस्पिटल के जो जूनियर थे उनके साथ मिलकर अपने ही हॉस्पिटल का जो कैंटीन होता है उसमें जाकर खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद बैठकर अपने जूनियरों के साथ बातें करने लगती हैं।
बातें करते करते कब समय बीत जाता है और 3 बज जाते हैं। तभी निर्भया को कुछ थकान फील होती है। वो अपने जूनियर को बोलती हैं कि मुझे कुछ थकान फील हो रही है, इसलिए मैं कुछ रेस्ट करना चाहती हूँ। रेस्ट करने के लिए वो अपने ही हॉस्टल के 4th फ्लोर में जो सेमिनार हॉल बना हुआ था उसमें जाके रेस्ट करने लगती हैं। बट जैसे ही सुबह 7 बजे उसी कॉलेज का एक स्टाफ मेंबर इस लड़की को ऐसी हालत में देखता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल की ही एक लेडी डॉक्टर होती है। लड़की के अंग पर कोई भी कपड़े नहीं थे, मतलब ऊपर की बॉडी पर तो कपड़े थे, नीचे कपड़े नहीं थे। आंखों से खून बह रहा था और गले के पास की केबिकल बोन ब्रेक थी। अब ये इंसिडेंट सुनने के बाद जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था, उसके पेरेंट्स सुबह दौड़ते ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें लगभग 3 घंटे तक हॉस्पिटल में बैठाया जाता है, पर अपनी लड़की से मिलने नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बार बार फोर्स करते हैं कि हमें अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलाया जा रहा है। तभी एक डॉक्टर आके लड़की के पेरेंट्स से ये बोलता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। लड़की के पेरेंट्स चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, सेटलमेंट कर लीजिए। जब लड़की ने आत्महत्या की थी तो सेटलमेंट किस बात का। यहाँ से इस केस का रुख बदल जाता है, क्योंकि जब लड़की ने आत्महत्या की है तो डॉक्टर आखिर सेटलमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग इस केस को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इससे पहले कुछ हो पाता ये केस पुलिस के हाथों में पहुंच जाता है। पुलिस देर ना करते हुए ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही पुलिस सबसे पहले जो हॉस्पिटल था आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसके सभी सीसीटीवी कैमरेस चेक करती हैं और जिस हॉल में ये इंसिडेंट हुआ था उसको भी चेक किया जाता है। सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद जिस हॉल के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस हॉल के पास से रात में तकरीब 4 बजे 4 लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ शक सा होता है और उन्हीं 4 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। और जिस हॉल में ये केस हुआ था पुलिस वहां भी चेक करती है। जिस जगह पर उस लेडी डॉक्टर की बॉडी थी जस्ट उसी के साइड में खून से लथपथ एक ब्लूटूथ डला हुआ दिखाई देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन सख्ती से चालू करती है और उन 4 लोग जो कि उस हॉल से निकले थे उन लोगों को बुलाया जाता है। उनको बुलाने के बाद पुलिस उन 4 लोगों से बोलते हैं कि आप लोग अपना जो मोबाइल है उसका ब्लूटूथ ऑन कर दें। 4 लोग अपना ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो ब्लूटूथ को भी ऑन कर देते हैं। तभी उन 4 में से एक व्यक्ति का ब्लूटूथ मोबाइल से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं अगर हम कोई भी वायरलेस डिवाइस लेते हैं तो जैसे ही हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो एक बार ही कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपने आप ब्लूटूथ ऑन करते ही वो डिवाइस हमसे कनेक्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति के मोबाइल के साथ वो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है पुलिस उसको तुरंत ही अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उससे पूछताछ चालू करती है। और जो व्यक्ति सामने आता है उस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय। अब ये संजय रॉय कौन है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल संजय रॉय एक सिविक वॉलेंटियर और एक बॉक्सर होता है। इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है या जो भी मरीज वहाँ आते जाते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको सही गाइड करने का काम ये संजय रॉय किया करता था। हॉस्पिटल में दरअसल जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था रात के 3 बजे संजय रॉय एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो हॉल में उस लड़की को सोते हुए या लेटे हुए देख लेता है। संजय रॉय पूरे हॉस्पिटल में 3 से 4 के बीच घूमता रहता है। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि कहीं कोई और उसको देख तो नहीं रहा होता। और रात के लगभग 4 बजे उसी सेमिनार हॉल में एंटर होता है जिस हॉल में निर्भया रेस्ट करने के लिए गई होती है। और फिर लगभग 45 मिनट बाद वो उस हॉल से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है। अब इससे पुलिस का जो शक था वो सच में बदल जाता है कि कोई
हो ना हो इस व्यक्ति ने ही इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। जैसे ही संजय रॉय का पास्ट खगोला जाता है, तब पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि दरअसल संजय रॉय की ऑलरेडी 4 शादियां हो चुकी थीं, जिसमें से पहली शादी टूट गई थी, दूसरी और तीसरी भी टूट गई थी, पर चौथी जो बीवी थी उसकी अचानक मौत हो जाती है और लोग बोलते हैं कि किसी बीमारी के हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। संजय रॉय अपने घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी एक बहन भी थी, पर उसकी बहन से हमेशा अनबन बनी हुई रहती थी। अब पुलिस को और भी ज़्यादा संजय रॉय पर शक हो गया था और ब्लूटूथ के कनेक्ट होने के बाद और सीसीटीवी की फुटेज आने के बाद अब पुलिस को ये कन्फर्म था कि इसी व्यक्ति ने उस लड़की के साथ कुछ घिनौना किया है। पुलिस संजय रॉय को टॉर्चर करती है, तभी संजय रॉय टूट जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने उस लड़की के साथ एक गलत कृत्य किया था और उसकी मारपीट भी की थी। संजय रॉय की ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। दरअसल जब संजय रॉय का मोबाइल चेक किया जाता है तो संजय रॉय के मोबाइल में बहुत सी पोर्नोग्राफिक वीडियो पड़ी हुई थी, जिससे पुलिस ये कंफर्म करती है कि ये गलत वीडियो को देखते हुए ये गलत कृत्य करता है। जिस रात संजय रॉय उस हॉल में एंटर हुआ था, उस रात को भी संजय रॉय ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और शराब पीने के कारण ही वो अपनी पत्नियों से मारपीट करता था, इसीलिए 3 पत्नियों ने उसको छोड़ दिया था। अब संजय रॉय जैसे ही होश में आता है, जब 3:45 पर वो उस हॉल से निकलता है, संजय रॉय अपने घर जाता है। घर जाने के बाद जब उसे होश आता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया है, तो वो सबूत को मिटाने की कोशिश करने लगता है। पर एक कहावत सुनी होगी, चोर चाहे जो भी कर ले कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है। ऐसे ही संजय रॉय 2 सबूत छोड़ देता है। जैसे ही पुलिस हॉल चेक करती है तो सेमिनार हॉल में संजय रॉय का ब्लूटूथ मिलता है, पहला सबूत। और दूसरा सबूत, जब सारे सबूतों को संजय रॉय मिटाने की कोशिश करता है, जो टी शर्ट वो पहन के गया था उसमें खून के कुछ निशान होते हैं, संजय रॉय उसको धुलकर बाहर डाल देता है। पर संजय रॉय जो जूते पहनकर गया था उसमें जिस लड़की थी, मतलब निर्भया, उसका खून लगा हुआ पुलिस को दिखाई दे जाता है। पुलिस उस खून को निर्भया के ब्लड सैंपल से चेक करती है और दोनों मैच हो जाते हैं। संजय रॉय को गिरफ्त कर लिया जाता है और अभी संजय रॉय पुलिस कस्टडी में है। पर ये जो मामला है ये इतना बढ़ जाता है कि इसको सीबीआई को सौंपना पड़ता है, क्योंकि ये मामला महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये मामला है समाज में तमाम जो महिलाएं या तो बाहर रहकर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं या कहीं जॉब कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स और कुछ लोग इस केस को दूसरी दिशा देना चाहते थे। मतलब इस केस में जो भी हुआ उसको छुपाना चाहते थे। तो आखिर इस समाज में हो क्या रहा है? वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी इस केस में क्रिमिनल है उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। आखिर ये समाज में कब तक चलेगा? मिलवा पाएगी? आखिर क्यों इस केस को दबाने के लिए बहुत से डॉक्टर और बहुत से लोग और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे पड़ी हुई हैं? इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आखिर ये समाज में ये काम कब तक चलेगा? 12 साल पहले ऐसा ही काम हुआ था निर्भया केस, और ये जो 9 अगस्त 2024 में केस हुआ है उसके 2 दिन बाद ही झारखंड में फिर सेम ऐसा ही केस हुआ। क्या सरकार चुप रहेगी? मैं सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ समाज पे, जो इतना सब होने के बाद भी आज चुप हैं। आज एक लड़की के साथ हुआ है, न जाने ऐसे कितने केस दबाए गए होंगे। तो उन सभी केसों को इंसाफ कब मिलेगा? आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितना भी हो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सभी लोगों के पास पहुंच सके।